जानवी की बात सुनकर तुरंत ही विराज ने अपना सर हिलाया। विराज अच्छे से जानता था कि जानवी जो कुछ भी कह रही है वो उसके अच्छे के लिए कह रही है, और जानवी की बात मानने के अलावा विराज के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। बेचारा कर ही क्या सकता था। जब विराज सो गया तो उसके कमरे से निकलने से पहले जानवी ने नर्स को इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे अगर पीछे से विराज उठे तो नर्स उसका ध्यान रख सके। विराज के कमरे से बाहर निकलकर जानवी पास वाले कमरे में गई, जहां पर सनी और प्रखर एडमिट थे। जैसे ही सनी और प्रखर ने जानवी को उनके कमरे में आते हुए देखा, वैसे ही दोनों के मुंह चलने लगे थे। जानवी तुम आ गई, विराज कैसा है, वो ठीक है ना? सनी और प्रखर दोनों जानते थे कि उस दिन क्या हुआ था। विराज जानवी को लेकर उस कमरे से बाहर तो चला गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से उस कमरे में इसीलिए आया था क्योंकि विराज के दो अनमोल रतन सनी और प्रखर उस कमरे में फंसे हुए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो सनी और प्रखर को बचाने के चक्कर में ही विराज को इतनी चोटें आई थी। अगर विराज को कुछ हो गया तो सनी और प्रखर पूरी जिंदगी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सनी और प्रखर के नर्वस एक्सप्रेशंस को देखकर जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, और तुरंत ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि विराज का शरीर अभी बहुत कमजोर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे होश आ गया है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हारा भाई एकदम ठीक हो जाएगा। जानवी, मैं प्रखर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बोलने से कतरा रहा था। जैसे ही जानवी ने प्रखर को उस अंदाज में देखा, जानवी ने तुरंत ही प्रखर से कहा, प्रखर तुम तो हमेशा से लापरवाह रहे हो, अब इतना ओबीडियंट बनने की क्या जरूरत है? अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बिंदास कह सकते हो, मैं तुम्हें वैसे भी जज नहीं करने वाली हूँ। जानवी, मेरी वजह से आज तुम दोनों की हालत ऐसी है। अगर मैं युविका के पीछे नहीं पड़ा होता तो शायद वो सब कभी नहीं होता। प्रखर को मन ही मन बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। उस कांड के बाद प्रखर को पता चला कि उमेश बेनीवाल उस मोटे कार्तिक का दोस्त था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ही विराज भाई की हालत ऐसी हुई है, और जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं उसी दर्द से तुम भी। प्रखर आगे भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जानवी ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे बोलने से रोक दिया था। प्रखर, विराज को इस तरह देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब इस सब के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि तुम तीनों भाई हो, राइट? अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे पता है कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। भारी मन से जानवी के मुंह से आखिरी शब्द बाहर आए थे। हाँ प्रखर, जो होना था वो हो गया, अब उस बारे में इतना मत सोच। सनी जो प्रखर के पास वाले बेड पर था, उसने भी प्रखर को कंसोल किया। प्रखर ने तुरंत ही अपना सिर हिलाया। जैसे जानवी ने कहा कि वो तीनों भाई हैं, तो प्रखर को यह सुनकर काफी अच्छा लगा था। हालांकि प्रखर के मुंह से उसके बाद एक भी शब्द बाहर नहीं आया था, लेकिन मन ही मन उसे विराज का ये एहसान जिंदगी भर याद रहने वाला था। कुछ समय बाद विराज धीरे धीरे ठीक होने लगा था, और जब जानवी ने देखा कि उसका शरीर अब पहले के मुकाबले कमजोर नहीं है, तो जानवी विराज की पसंदीदा डिशेस उसे खिलाने लगी थी। विराज भूलने वालों में से नहीं था, भले ही उसने अभी तक ये नहीं पूछा कि उस रात द फर्न गोरेगांव में क्या हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस कांड को भूल गया था। हालांकि विराज ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो उस मैटर के बारे में पूछेगा तो उसे पता चलेगा कि हैदर ने आधे से ज्यादा काम पहले ही कर लिया है। उस दिन विराज के बेहोश होने के बाद हैदर पुलिस स्टेशन से कुछ लोगों को लेकर सीधा द फर्न गोरेगांव पहुंच गया था। जब पुलिस ने देखा कि उस कमरे में कई लोग फाइट कर रहे हैं, तो पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया था। उमेश बेनीवाल के 200 बॉडीगार्ड्स अभी जेल में थे और उन्हें सजा मिलने वाली थी, जो वो डिजर्व करते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद विराज ने सभी को छोड़ देने की बात कही, क्योंकि उस कांड में उन बॉडीगार्ड्स की कोई गलती नहीं थी। वो तो अपना काम कर रहे थे, जो ऑर्डर उन्हें मिला था उसे फॉलो कर रहे थे। लेकिन दो लोग ऐसे थे जिन्हें विराज अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था। एक
उमेश बेनीवाल, जिसने दोस्ती का नाटक रचते हुए एक धोखा किया और सभी के सामने जानवी की इंसल्ट की, और दूसरा वो मोटा कार्तिक, जिसके माफी मांगने के बाद विराज ने उसे छोड़ दिया था। विराज की अंडरस्टैंडिंग उसे ये कह रही थी कि उमेश बेनीवाल तो सिर्फ एक हेल्पर था जिसे उस मोटे कार्तिक ने हायर किया था। अपने मन में सारी इक्वेशंस का गणित बैठाते हुए विराज ने थोड़ी देर बाद सीधा हैदर को कॉल लगा दिया था। हेलो हैदर, मेरे लिए पता लगाओ उमेश बेनीवाल और उस मोटे कार्तिक की फैमिली का। उनके एक्शन की सजा तो मैं उन्हें देकर रहूंगा। विराज की टोन में गुस्सा दिखाई दे रहा था। जैसे ही हैदर ने विराज की बात सुनी, वैसे ही हैदर ने जी जी विराज साहब कहते हुए विराज के आदेश को स्वीकार किया और उसी वक्त अपने आदमियों को काम पर लगा चुका था। जब जानवी ने देखा कि विराज ने हैदर को कॉल किया है और हैदर से उन दोनों के परिवार के बारे में पता लगाने की बात कही है, तो जानवी के मन में इमोशंस की नदियां बहने लगी थी। विराज की टोन सुनकर जानवी को पता चल गया था कि विराज उमेश बेनीवाल और उस मोटे कार्तिक के परिवार को जड़ से खत्म कर देगा। अगर उन दोनों का परिवार खत्म होता है तो होने दो। विराज, जो हमेशा से ही इतना काइंड रहा था, वो अब इतना कुछ हो जाने के बाद शांत कैसे बैठ सकता था? जानवी को उमेश बेनीवाल और उस मोटे कार्तिक के परिवार पर दया क्यों आ रही थी? कभी कभी हमें दूसरों पर दया आती है, लेकिन क्या वो लोग हम पे दया करते हैं? अगर विराज उस दिन द हल्क नहीं बनता तो आज सबसे ज्यादा दुख कौन भोग रहा होता? अगर विराज उस दिन समय पर एक्शन नहीं लेता तो आज जिंदगी में सबसे ज्यादा रिग्रेट कौन कर रहा होता? जानवी, और कौन? कहते हैं गरीब लोगों से नफरत करनी चाहिए क्योंकि उन लोगों में कोई वजूद नहीं होता है। इस मामले में अगर देखा जाए तो शायद ये कहावत एकदम फिट बैठ रही थी। शुरुआत उस मोटे कार्तिक से हुई जब उसने एरोगेंट बिहेवियर सभी के सामने पेश किया, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि विराज ने सही समय पर उसे एक अच्छा खासा लेसन सिखाया। इतना कुछ होने के बाद अगर उस मोटे कार्तिक की जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो समझ जाता कि विराज की औकात क्या है, और ये भी समझ जाता कि विराज की फैमिली को महज 400 करोड़ के एसेट के साथ ऑफेंड करना जायज होगा या नहीं। शायद वो मोटा कार्तिक ये सब समझ भी गया था, लेकिन वो विराज से बहुत गुस्सा था और गुस्से में उसने ये कदम उठाया था। शायद इस सब के बारे में उसके पिता को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि बेटे की गलती पूरा परिवार भुगतता है। अब उन दोनों के साथ यही होने वाला था। विराज को लगा कि शायद मैटर यही खत्म हो गया है, क्योंकि हैदर की तरफ से कुछ भी सुनने को नहीं मिला था। लेकिन एक बार फिर से हैदर ने विराज के सामने अपनी एफिशिएंसी दिखा दी थी। उस सुबह जब विराज हॉस्पिटल में अपने कमरे में आराम कर रहा था, तब हैदर बहुत सारे लोगों को लेकर सीधा विराज के कमरे में पहुंच गया था। हॉस्पिटल मरीज के आराम करने की जगह है हैदर, इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ क्यों आए हो? शुरू में विराज को कुछ भी समझ नहीं आया और इतने सारे लोगों को देखकर विराज को इरिटेशन हो रही थी। इसीलिए डिससैटिस्फैक्शन में विराज के मुंह से वो शब्द बाहर निकल पड़े थे। हालांकि जैसे ही विराज ने बोलकर खत्म किया, वैसे ही उन लोगों में से एक लड़का विराज के पैरों में गिर पड़ा था। सॉरी विराज, मुझसे गलती हो गई, मैं गलत था, मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। जो भी आपको मुझसे चाहिए मैं वो सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का जो अभी विराज के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है, क्या वो उमेश बेनीवाल ही है, जो उस दिन बड़े एरोगेंट तरीके से विराज से बात कर रहा था? जैसे ही विराज को पता चला, या फिर यूं कहें कि बारीकी से देखने के बाद जब विराज ने देखा कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उमेश बेनीवाल है, तो विराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुरंत ही विराज ने अपने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन चूंकि विराज के जख्म अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए थे, इसीलिए जैसे ही विराज खड़ा हुआ, वैसे ही उसका सर चकराने लगा था। जानवी ने तुरंत ही विराज को सपोर्ट दिया और अपना मुंह खोलते हुए कहा, हैदर अंकल, विराज अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है,
आप इतने सारे लोगों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या आप विराज को बस गुस्सा दिलाना चाहते हो? जानवी को हैदर का ये अंदाज पसंद नहीं आया और तुरंत ही जानवी ने अपनी नाराजगी हैदर के सामने जाहिर कर दी थी। हैदर के चेहरे पर तुरंत ही अपॉलॉजीज वाली स्माइल आ गई थी। माफ करना विराज साहब, मैं इन लोगों को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ जिससे आप मेरे गुस्से को इन लोगों पर निकालते हुए देख सको। जैसे ही हैदर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही हैदर ने उमेश बेनीवाल के पेट में एक जोरदार लात से हमला किया और अपना मुंह खोलते हुए बोला, तुझे क्या लगता है तू हमारे परिवार के विराज साहब को ऑफेंड करने की औकात रखता है? जब विराज ने देखा कि उसके गुस्से का सही तरीके से इस्तेमाल हैदर कर रहा है और हैदर की लात खाने के बाद उमेश बेनीवाल जमीन पर गिर गया है, तो विराज के गुस्से में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उमेश बेनीवाल को दर्द में देखकर विराज को अच्छा लग रहा था। विराज वापस से अपने बेड पर लेट गया था। चूंकि उन लोगों को खेलना था, इसीलिए विराज भी उनके साथ खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसी बीच एक मिडिल एज्ड आदमी जो उमेश बेनीवाल के ठीक पीछे खड़ा था, वो विराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हैदर साहब, विराज साहब, इस बार हमें माफ कर दीजिए। हमारे परिवार ने बहुत मेहनत करके बिजनेस को खड़ा किया है। मैं इस तरह से उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। विराज, जो अपने बेड पर लेटा हुआ था, तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, तुम्हारा बेटा तो मेरे सामने झुक चुका है और तुम अभी तक ऐसे ही खड़े हो। मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्या? विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर एक पल के लिए वो मिडिल एज्ड आदमी स्टन रह गया था। भले ही उमेश बेनीवाल का परिवार अमीर था, मुंबई शहर में उनके पास 1000 करोड़ रुपए का असेट था। मुंबई शहर में उसके पिता का अच्छा खासा नाम था, लेकिन उनका इस तरह विराज के सामने नील डाउन होना यानी उनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाने जैसा था। हाथ जोड़ना एक अलग बात होती है और किसी के सामने घुटने टेक देना पूरी ही अलग बात होती है। शायद उमेश बेनीवाल का पिता ये करने में झिझक रहा था। हैदर को उमेश बेनीवाल के पिता पर कोई दया नहीं आ रही थी। उसके हेजिटेशन को भी हैदर ने बहुत हल्के में लिया था। उमेश बेनीवाल के पिता को हैदर ने सोचने का मौका तक नहीं दिया और तुरंत ही उनके घुटने पर लात मारते हुए उन्हें जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया था। अब जब वो मिडिल एज्ड आदमी नीचे बैठ ही गया था, तो उसने तुरंत ही विराज से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, इस बार के लिए माफ कर दीजिए। दफा हो जाओ यहां से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। विराज ने कड़क अंदाज में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग चाहे कितनी भी माफी क्यों ना मांग ले, लेकिन जो जख्म विराज के दिल में थे वो उन माफियों से भरने नहीं वाले थे और उनकी माफी में इतनी ताकत भी नहीं थी कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे बदल सके। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर हैदर ने तुरंत ही उमेश बेनीवाल के पिता के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और अपने आदमियों को संकेत दिया कि दोनों बाप बेटे को बाहर ले जाया जाए। क्या होगा आगे उमेश बेनीवाल और उसके परिवार के बाद? क्या अगला नंबर उस मोटे कार्तिक और उसके परिवार का था? आखिर विराज उस मोटे कार्तिक के साथ क्या करेगा? क्या उस मोटे कार्तिक के पिता को उमेश बेनीवाल से भी सख्त सजा मिलेगी? आखिर विराज उस मोटे कार्तिक के परिवार को क्या सजा देगा? क्या उनके होटल पर अब जानवी की कंपनी का कब्जा होने वाला था? विराज को आखिर उस बदले से चैन कैसे मिलेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।